हेलो एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने अभी अभी मेजर टेस्ट 14 दिया होगा, कंप्लीट फुल सिलेबस। उसी के डिस्कशन की तरफ हम चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, बड़ा सरल सवाल था। तो अगर इसकी हम बात करें तो HNO3 का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये आएगा +5, N2 का आएगा 0, NO का आएगा +2 और NH4Cl का आएगा -3। तो हमें पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यानी सबसे पहले HNO3 आ गया, फिर आ गया NO, फिर आ गया N2, फिर आ गया NH4Cl। तो ऑप्शन हो गया सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। Which of the following elements is unable to form MF6 negative ion? देखो, बोरॉन सेकंड पीरियड का मेंबर है, सेकंड पीरियड का मेंबर है तो उसके पास क्या नहीं है बच्चों? वीकेंड डी ऑर्बिटल नहीं है। और अगर किसी के पास वीकेंड डी ऑर्बिटल नहीं है तो उसकी कोवेलेंसी 6 नहीं हो सकती। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। तो बोरॉन नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। ठीक है, आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Considering the Ellingham diagram, which of the following metals can be used to reduce alumina? देखिए, Ellingham diagram को अगर आप याद कर पाए तो आपको याद होगा कि मैग्नीशियम जो है वो 1673 केल्विन तक एल्यूमिना के नीचे आता था। तो उस टेम्परेचर तक क्या होगा कि वो मैग्नीशियम को क्या, उस टेम्परेचर तक क्या होगा कि मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम को क्या कर सकेगा? रिड्यूस कर सकेगा। तो ऑप्शन आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई। वैसे तो व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक रेडाई जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। बट एल्यूमिनियम और गैलियम में ऐसा नहीं होता। ऐसा इसीलिए क्योंकि गैलियम के अंदर पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है डी इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए गैलियम का जो साइज होता है वो एल्यूमिनियम से भी कम होता है। एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ऐसा आपको बिल्कुल याद ही कर लेना है। इट्स वेरी मच रिपीटेड इन नीट एंड जेईई एग्जाम। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not true for halogen? हाँ, अच्छा सवाल नहीं कहूंगा, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल उठाया है एग्जाम ने। 2018 में भी सेम क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसे प्रैक्टिस के लिए आपको बताया है। हाँ, डेफिनेटली हेलोजन्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये बात सही है। सबके सब मोनोबेसिक ऑक्सो एसिड, मतलब HOF, HOCl, HOBr और HOI सब बनता है। क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बच्चों। वैसे तो फ्लोरीन की होनी चाहिए, पर फ्लोरीन की छोटे साइज की वजह से होती किसकी है? क्लोरीन की एक्सेप्शन है, आपको बताया गया था। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तो हाईएस्ट क्लोरीन की है, सही बात है। ऑल बट फ्लोरीन शो नेगेटिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं बच्चा, ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नहीं, ये सही नहीं है। सबके सब बट फ्लोरीन शो करता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा तो नहीं होता है। फ्लोरीन कैसे शो करेगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? तो आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। वैसे फ्लोरीन नहीं शो करता है, पर इन लोगों का क्या रेफरेंस है? इन लोगों का रेफरेंस ये लोग लेते हैं, ये लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी ने लिखा है हैलिक-1 एसिड, जिसका इन्होंने मतलब ले लिया है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑप्शन आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ClF3 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन क्लोरीन। ठीक है, बनाइएगा स्ट्रक्चर। दो लोन पेयर है क्लोरीन के पास, तो ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
Which of the following can form zwitter ion? अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो zwitter ion बना सकते हैं। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ग्लाइसिन। न तो बेंजोइक एसिड कोई अमीनो एसिड है, ना एसिटाइल है, ना एनिलीन है। ग्लाइसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है, तो ये क्या बनाएगा? zwitter ion। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये भी इतना सही सवाल नहीं है, पर अगेन नीट ने पूछा था तो हमने भी इसे प्रैक्टिस के लिए बताया। देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है, इनको मतलब बहुत अच्छे सवाल नहीं होते एग्जाम के। अभी एग्जाम ने पूछा है, इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन, बट अब पूछा है तब क्या कर सकते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए हम लोगों ने भी आपसे पूछा है। तो दे आर फॉर्म ऑफ बाई एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमर, सही बात है। दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर, ये भी सही बात है। बैकेलाइट और मेलामाइन इसकी एग्जांपल है, ये भी सही बात है। स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा कोवलेंट पॉलीमरिक चेन्स नहीं होती है इसके अंदर, ये गलत है। ये भी इतना कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, सही है, बट एनसीईआरटी का कुछ रेफरेंस भी नहीं है इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, बट इन्होंने इस स्टेटमेंट को गलत माना था। इनका रेफरेंस ये कहते हैं कि दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन देयर पॉलीमरिक चेन्स। बोले कि पॉलीमर की चेन में स्ट्रॉन्ग हमेशा कोवलेंट बॉन्ड हो ये जरूरी नहीं है, बॉन्ड तो दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Identify major products P, Q and R in the following reaction sequence। तो देखिए फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। कार्बोकेटाइन बनाऊंगा अगर मैं इस केस में, तो वो ऐसा कुछ बनेगा। ये 1 डिग्री है बच्चा, ये 2 डिग्री में शिफ्ट होगा कार्बोकेटाइन, तो अब यहां से जुड़ेगा, तो बन क्या जाएगा आपका कंपाउंड? इस कंपाउंड को कहते हैं क्यूमीन। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? क्यूमीन। तो पी क्या हो गया आपका? क्यूमीन। यानी एक तो पी ये हो गया, ये हो सकता है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल और एसीटोन। डी ऑप्शन आ गया, फिनॉल और एसीटोन। अल्कोहल नहीं बनता, एसीटोन बनता है, और एसीटोन भी याद रखना इसका बाय प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है, इसलिए ऑप्शन क्या आ गया? डी आ गया आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव्स एम नाइट्रोएनिलीन बिकॉज। सबसे पहले तो नाइट्रेशन की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए एनिलीन की, तो एनिलीन का आप नाइट्रेशन कराएंगे, तो एनिलीन नाइट्रेशन कराओगे आप, बनने वाले प्रोडक्ट्स होंगे ये 51% बनता है, आई एम सॉरी, ये 51% बनता है, ये 47% बनता है, और ये 2% बनता है। तो ये लोग कहते हैं कि इसमें इतना मेटा क्यों आता है? कायदे से इतना मेटा तो नहीं आता है हर केस में, तो बच्चे इस केस में इतना मेटा आने के पीछे का कारण है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ये एनिलियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये एनिलियम आयन जो होता है ये शो करता है आपका -R इफेक्ट, और ये -R इफेक्ट शो कर रहा है, तो कौन से पोजीशन पे जोड़ेगा? मेटा पे। इसीलिए मेटा प्रोडक्ट भी आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑब्जर्व होता है। तो ऑप्शन आ गया डी, कि इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट इन एज एनिलीनियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। देखो अमाइलोज जो होता है ना वो एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है, एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, तो उसके अंदर कौन से बॉन्ड होंगे? तो अमाइलोज के अंदर होते हैं सिर्फ अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जबकि जो ये वाला फॉर्म होता है अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच्ड फॉर्म होता है,
तो जहां देखो नॉर्मल बाकी की चेन में समझो, जहां ब्रांचिंग है सिर्फ वहां पे कौन सा लिंकेज होता है बच्चा, अल्फा 1,6 लिंकेज। बाकी सब जगह तो कौन सा लिंकेज होता है, अल्फा 1,4 ही लिंकेज होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अमाइलोपेक्टिन जो होता है या कोई भी ब्रांच पॉलीमर जो होगा ना बच्चों, उसके अंदर नॉर्मल भी होगी, जहां ब्रांचिंग नहीं होगी वहां नॉर्मल होगा 1,4, और जब ब्रांचिंग आ जाएगी वहां कौन सा लिंकेज आ जाएगा, 1,6। तो आंसर आ जाएगा अमाइलोपेक्टिन है अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through QH pellets. The weight in the gram remaining in the HTP. ठीक है, सबसे पहले तो आपकी इनकी रिएक्शंस पता होनी चाहिए। आपने जब पी ब्लॉक पढ़ा होगा तब आपने पढ़ी होगी डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ H2SO4। उसमें HCOOH ब्रेक होता है आपका CO प्लस H2O, और ऐसे ही एक एसिड ब्रेक होता है CO प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, 2.3 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, इसका मास होता है 46 यानी मोल हो गए 1/20। ऐसे ही इसका मास दिया है 4.5 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 90, मोल हो गए 1/20 अगेन। ये बनेगा भी कितना CO 1/20, ये भी कितना बनेगा 1/20, ये भी कितना बनेगा 1/20, ये भी कितना बनेगा 1/20। क्वेश्चन में कहा है कि KOH के पैलेट्स डाल दिए, KOH क्या करता है CO2 को अब्सॉर्ब कर देता है, तो इसे हटा दो। क्वेश्चन में कहा है कि रिमेनिंग प्रोडक्ट वेट ऑफ दैट इज रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP, मतलब गैसियस मिक्सचर पूछा है आपसे कि गैसेस का क्या वेट होगा, तो H2O को भी आप हटा दो। आया कितना CO आया गैस में, अब जो नहीं है क्योंकि CO2 तो अब्सॉर्ब हो गया, तो कितना आ गया CO प्लस CO कितना हो गया 1/20 प्लस 1/20 हो गया 2/20 which is 1/10, 0.1 मोल। ठीक है, अब उसने अमाउंट पूछा है, मतलब मास पूछा है आपसे, मोल का फॉर्मूला लगा देना, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। दिया कितना है 0.1 ग्राम दिया है, गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास होता है CO का 28, तो आ गया 2.8 ग्राम। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले डिहाइड्रेटिंग इक्वेशन लिखी, फिर हमने स्टोइचियोमेट्री से मोल निकाल लिए, CO2 KOH की प्रेजेंस में अब्सॉर्ब हो जाएगा इसलिए CO2 को निकाल दिया, फिर फाइनली CO के मोल हमने ऐड कर दिए, और फाइनली मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास से आंसर लिखा, ऑप्शन आएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following oxides is most acidic in nature? When you move top to bottom in a group, acidic nature of oxides decreases. तो बेरिलियम का ऑक्साइड सबसे ऊपर है, इसीलिए वो एसिडिक होगा कंपैरेटिव टू अदर ऑक्साइड, इसीलिए हम कहते हैं बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फिटेरिक होता है नेचर में। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का BeO, ये एसिडिक होता है, इसीलिए थोड़ा सा इसका नेचर कैसा मिलता है हमें, एम्फोटेरिक। Next question. Which oxide of nitrogen is not a common pollutant introduced into the atmosphere by both natural and human activity? देखो N2O, NO, NO2 ये सब लाइटनिंग से भी मिलते हैं, सुपरसोनिक जेट से भी मिलते हैं, बट N2O5 हमें जनरली नहीं देखने को मिलता है, तो आंसर आ गया N2O5, आंसर आ गया N2O5। ठीक है, ये तीनों ही हमें जनरली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, लाइटनिंग, सुपरसोनिक जेट्स, pollutants from smoke, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम गिव्स B, तो कह रहा है एग्जामिनर कंपाउंड A जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड देता है B। ठीक है, जब कंपाउंड A PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड देता है C, और B और C आपस में रिएक्ट करके डाइथाइल ईथर देते हैं। B प्लस C क्या दे रहे हैं, डाइथाइल ईथर। मतलब देखो
बी क्या हो सकता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया आपने, तो ये हो सकता है C2H5ONa। और सी क्या है, आपने पढ़ा है कौन सी रिएक्शन है ये है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर C2H5ONa एक मतलब अल्कोऑक्साइड लिया और उसका रिएक्शन किसके साथ कराया हमने, अल्काइल हैलाइड के साथ कराया, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, ईथर होता है। तो है तो ये कौन सी रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। तो देखो C2A क्या हो गया आपका, अल्कोहल हो गया। अल्कोहल का रिएक्शन जब आप सोडियम के साथ कराओगे तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा C2H5ONa। और अल्कोहल की रिएक्शन जब आप PCl5 के साथ कराओगे तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा C2H5Cl। ठीक है, तो A is alcohol, B is alkoxide, sodium oxide and C is chloride, halide। तो ऑप्शन आ गया B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। C7H8 which one reacts with 3-chlorine, ABCC बताना है हमें। ठीक है, जब भी आपको कभी दिख रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर लगभग कंपेरेबल है तो मान के चलिएगा कहीं रिंग होगी। तो ये हो गया C6H6 और ये बना दी हमने C7H8। टोलुइन का रिएक्शन हमने कराया 3Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। कभी भी आपको हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3-4 चीजें दिख जाए, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, तो इससे क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इससे, CCl3 बन जाएगा। ठीक है, CCl3 का रिएक्शन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन क्या है, लेवाइस एसिड है यहाँ पे, ये क्या बता देगा, ब्रोमीन का एडिशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। पर चूंकि हम जानते हैं CCl3 किस टाइप का ग्रुप है बच्चा, -M ग्रुप है, तो कहां अटैक होगा, मेटा पोजीशन पे, तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा CCl3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन। नेक्स्ट, ZnHCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट C क्या होगा, तो देखो ZnHCl रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या कर देगा, CCl3 को किसमें वापस टोलुइन में रिड्यूस कर देगा और बनने वाला प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा, इसे कहते हैं M ब्रोमो टोलुइन। ऑप्शन हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन, hydrocarbon A reacts with bromine by substitution to form an alkyl bromide which by Wood's reaction is converted into gaseous hydrocarbon less than 4 carbon atom A is। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन which reacts with bromine to form an alkyl bromide which is formed by Wood's reaction। देखो क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है आपको alkyl bromide बन रहा है और Wood's reaction दे रहा है, मतलब Wood's reaction कौन देता है बच्चा, अल्केन। कौन देता है, अल्केन देता है। अल्केन सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, या तो 1 हो सकता है या D हो सकता है आंसर। और लास्ट लाइन में कहा है लेस देन 4 हाइड्रोकार्बन। अगर आप इसका वुड्स रिएक्शन के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा बच्चा, बनने वाला प्रोडक्ट होगा, इससे क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। समझ रहे हो, तो ये तो बनना नहीं चाहिए, ये तो नहीं बन सकता। तो उसने कहा है क्योंकि कितने से कम होने चाहिए कार्बन का नंबर, 4 से कम होना चाहिए कार्बन का नंबर, इसीलिए आंसर क्या आएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following molecule represents the order of hybridization sp2 sp2 sp from sp from left to right। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 यहाँ हो गया sp2 तो ये तो गलत हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp हो गया, ये sp हो गया, ये सही है। ये sp ये sp ये sp सब sp है, ये भी गलत हो गया। और ये तो sp3 हो गया पहला, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following carbocation is expected to be most stable। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहां देखोगे आप NO2 पॉजिटिव,
इसे हम ऐसा बना दे बच्चा, NO2 पॉजिटिव को ऐसा बना सकते हैं ना। अब यहां इसकी तरफ एरो का ये आ रहा है और यहां ये आ रहा है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब एक रूल होता है कॉन्जुगेशन का कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा लाइक चार्जेस में उतनी स्टेबिलिटी, और जितना कम डिस्टेंस होगा क्या बोलते हैं अनलाइक चार्जेस में तब भी ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब अनलाइक चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो अनलाइक चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो भी मॉलिक्यूल स्टेबल है, और लाइक चार्जेस में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम तो ज्यादा स्टेबल। तो देख लेते हैं, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब लाइक चार्जेस के अंदर क्या होना चाहिए, कम ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस तो यहाँ पे ही है, ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the correct with respect to minus I effect of the substituent? बच्चों इसका आंसर बी और सी दोनों आ जाएगा, इसका आंसर ये सीधा ऑर्डर है, आपको याद होना चाहिए, तो इसका आंसर बी और सी दोनों आएगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल की रिएक्शन CCHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये रिएक्शन कौन सी है बच्चा, रीमन टीमन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन है। और रीमन टीमन रिएक्शन का आपको इलेक्ट्रोफाइल हमेशा याद होना चाहिए, कौन होता है, ट्राइक्लोरोकार्बन CCl2, ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, carboxylic acids have higher boiling and melting higher boiling point than aldehyde and ketone and even alcohol of comparable molar mass। ऐसा इसीलिए होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, compound AC8H10O is found to react with NaOI produced by reacting I2 with NaOH and yields yellow precipitate with characteristic smell। मतलब अगर ये येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है मतलब क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है बच्चों, और अगर आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है इसका कंडीशन क्या है, अल्फा पोजीशन पे क्या होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, हाँ यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और NaOI कैसे बनेगा, I2 का रिएक्शन जब आप NaOH के साथ कराओगे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, NaOI, तो ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैचिंग करना है हमें मैग्नेटिक मोमेंट का विद द गिवन अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो मैच करेंगे अगर आप, तो CO+3 में कितने अनपेयर्ड हो गए, 2 S से निकल जाएंगे बच्चा, 1 D से निकल जाएगा, तो कितने बचेंगे, 4 अनपेयर्ड बचेंगे। 4 अनपेयर्ड यानी कितना हो गया, 4+2 यानी √24, तो A का 4 आएगा यानी ये और ये हो सकता है। क्रोमियम+3 मतलब 1 S से निकल गया, 2 D से निकल गया यानी 3 बचे, 3 का निकाल लो, 3+2 कितना हो गया, 3 × 6 3+2 is 5, 15।
तो बी का आ जाएगा 5। तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। 74 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ion exhibit dd transition as in paramagnetic as well। देखो बच्चा, dd ट्रांजिशन तो सबके सब एक्सिबिट करते हैं क्योंकि सबके सभी कलर्ड होते हैं लगभग, पर ये क्या है, पैरामैग्नेटिक होता है। याद रखना, परमैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, और मैग्नेट जो होता है मतलब MnO4 2 नेगेटिव, वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन कार्बोनाइल FeCO5। बच्चों कार्बोनाइल एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो उसी को हम डेंटिसिटी को न्यूक्लियोसिटी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर आ गया मोनोन्यूक्लियर लिगेंड। तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा, 76 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। तो ये आप जानते हैं MAA2A2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो इसके क्या बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। आयन तो कोई अलग कर नहीं पा रहे हैं आप, तो आंसर आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCO4 होल 4। तो निकल कार्बोनाइल के अंदर क्या होता है, निकल का सेंट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट विद कार्बोनाइल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d8। 4s2 3d8 हो गया क्या, निकल का कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, चूंकि कार्बोनाइल एक स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, तो ऐसा हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब एक को वेकेंट रखने से अच्छा क्या होता है, ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन है ये भी यहाँ जंप कर जाते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है कुछ, और आगे के क्या हो जाते हैं, एक s खाली रहेगा और 3 p आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 टेट्राहेड्रल, और चूंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, Following solutions were prepared by mixing different volumes of NaOH and HCl of different concentration. pH 1 के बराबर किसका होगा। तो बच्चा एसिड और बेस बराबर होना चाहिए, तभी pH 1 के बराबर हो पाएगा। तो आप यहाँ देखोगे ऑप्शन डी के अंदर ही सिर्फ एसिड और बेस का कंसेंट्रेशन बराबर है, बाकी सब में या तो कहीं एसिड ज्यादा है या कहीं बेस ज्यादा है, इसीलिए इसी का pH सिर्फ 1 के बराबर आ पाएगा। तो ऑप्शन आ गया डी, मतलब डी वाला यानी ए ऑप्शन। Next question, on which एक मिनट pH of one of the following will be equal to 1। okay, नहीं देखो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का गलत रिस्पेक्ट ले लिया है हमने क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि pH इक्वल किसका है, pH 1 के बराबर किसका है। देखो 1 के बराबर तो उसी का pH होगा जहां क्या ज्यादा हो बच्चा, एसिड ज्यादा होगा, तभी 1 के बराबर का हम pH निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के बराबर का pH मतलब आपको सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब एसिड ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब आपका ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी केसेस सॉल्व करते हैं। चलिए 75 इंटू 1/5 कितना होता है बच्चा, देखो नेट मोलैरिटी निकालते हैं अपन सबसे पहले। तो नेट मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, एक मिनट, नेट मोलैरिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, M1V1, एक एसिड एक बेस है तो माइनस करेंगे अपॉन V1 प्लस V2। 7 पूछते तो आंसर डी आता। ठीक है, 75 इंटू 1/5 माइनस 25 इंटू 1/5 अपॉन 100। 5 इंटू 7 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 आया 2 25 15, तो 15 माइनस 5 कितना हो गया 10 अपॉन 100, यानी 10 की पावर -1। pH होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस,
तो माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -1 कितना होगा 1। तो ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। On which of the following properties does the coagulating power of an ion depend? देखो साइज पे तो डिपेंड करेगा ही, जिसे हम चार्ज और साइज दोनों पे ही डिपेंड करता है, जिसे हम कहते हैं हार्डी-शुआर्ट्ज प्रिंसिपल। हार्डी-शुआर्ट्ज प्रिंसिपल क्या कहता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा कोएगुलेशन भी होगा। तो मतलब साइन ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करता है डेफिनेटली। साइन ऑफ द चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा बच्चा, याद रखना, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव सॉल्ट का कोएगुलेशन कौन करेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का कौन करेगा, पॉजिटिव। इसलिए चार्ज भी इंपॉर्टेंट है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आ गया ए। 80 का आंसर हो गया ए। मतलब दोनों पे डिपेंडेंस है बच्चा, मैग्नीट्यूड पे भी है और साइन पे भी है, दोनों पे ही डिपेंडेंस है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Given is the van der Waals constant for the 4 gases and now you have to tell which one of the following will easily liquefy। तो देखो बच्चों, A जो होता है, A is directly proportional to liquefaction, ease of liquefaction। तो जितना ज्यादा A होगा बच्चों उतना आसानी से गैस क्या हो पाएगी, लिक्विफाई हो पाएगी। तो अमोनिया क्या होगा, सबसे आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। तो ऑप्शन आ गया सी। ऑप्शन आ गया इसका सी। 41 का आंसर 81 का आंसर आ गया सी, क्योंकि इसका ए क्या है, सबसे ज्यादा है 4.17। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है बेरियम सल्फेट का, वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो एबी टाइप सॉल्ट है, तो एबी टाइप सॉल्ट की हम सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीधा फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर। देखो अब ये किस में देके रखिए बच्चों, ग्राम पर लीटर, और ऑप्शन किस में, मोल पर लीटर में। तो हमें पहले इसे ग्राम से मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसे हमें इसके मतलब हमें इसे इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 2.42 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 233 का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.0108 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। जिसे आप फाइनली सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1.08 इंटू 10 की पावर -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1.08 इंटू 10 की पावर -10। ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following number of molecule of water are maximum? ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए 0.00224 L liter of water vapor that 1 atm। ठीक है, 1 atm 273 केल्विन STP है, तो 0.00224 और ये होता है 22.4, बहुत ही कम है ये तो, मतलब 1 2 डेसिमल को भी 1 2 3 4 4 10 की पावर -4 मोल, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये भी हो गया 10 की पावर -2 मोल। 10 ml ऑफ वाटर, तो 18 ml ऑफ वाटर, आई एम सॉरी, तो 18 ml ऑफ वाटर, इससे हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मास। तो पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। 1 ग्राम पर ml इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। 1 ग्राम पर ml है, मास निकालना है, वॉल्यूम 18 ml है, तो कितना हो गया 18 ग्राम हो गया। और पानी का मोलर मास भी कितना होता है, 18 होता है, 18/18 1 मोल। सबसे ज्यादा मोल किसमें है, इसी में। ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The correct difference between the first and second order reaction is that, देखो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, the first order reaction can be catalyzed by can be catalyzed in a second order reaction cannot be। ऐसा बिल्कुल गलत बात है, कैटलिस्ट तो हर टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा। हर ऑर्डर की रिएक्शन को, आई शुड से, सिर्फ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलिस्ट कैटलाइज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन ए नॉट। सही बात है बच्चा। देखो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की होती है 0.693/K, नहीं डिपेंड करता है। वैसे इसका एक जनरलाइज रिलेशन बताता हूं, अगर निकालना हो कभी भी। T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर
1 माइनस एन, एन क्या है, काइनेटिक्स, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 की पावर -2 के लिए निकालना, तो 1 - 2, तो टी हाफ कितना आ गया -1, तो ये तो डिपेंड कर रहा है, तो ये आ गया इसका ऑप्शन बी तो सही है। ठीक है, और पढ़ते हैं ऑप्शन फिर भी। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड, नहीं बच्चा देखो, रेट तो हर किसी की k इंटू ए तो डिपेंड कर ही रहा है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड द रेट ऑफ सेकंड, नहीं ये भी गलत बात है बच्चों, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रेट, बेरिलियम हाइड्रेट और बेरियम हाइड्रेट में आपको आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखना है। देखो जैसे ही हम टॉप से बॉटम जाते हैं, हाइड्राइड्स के केस में आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो बेरियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर कैल्शियम का, फिर बेरिलियम का, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, 85 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the change in oxidation state of bromine corresponding to different EMF values as shown in the diagram below. The species undergoing disproportionation is, देखो इसे कैसे करना है, अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन निकालना हो कभी भी कि हमें किसका कौन डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, तो हमें ये देखना होगा बच्चा कि आर, पहले तो हमें देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन सेंट्रल वाली नहीं है, मतलब एकदम लास्ट होगी एकदम फर्स्ट होगी तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन की कंडीशन क्या है, एक का ऑक्सीडेशन हो एक का रिडक्शन हो, वो तो या तो लास्ट वाली का फिर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, सॉरी लास्ट वाली का सिर्फ रिडक्शन नहीं हो पाएगा और फर्स्ट वाली का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो BrO4 नेगेटिव तो नहीं आ सकता। अब हम आरपी से कैसे चेक करेंगे, देखो अगर आरपी आगे की रिएक्शन का ज्यादा है, देखो पीछे से तो ये रिएक्शन आगे आ ही रही है, और अगर आगे का आरपी ज्यादा है, आरपी ज्यादा मतलब रिएक्शन का पोटेंशियल ज्यादा है टू कन्वर्ट इन द फ्रंट साइड एज वेल, और अगर फ्रंट साइड का पोटेंशियल ज्यादा है मतलब रिएक्शन HBRO से BrO3 नेगेटिव भी जा सकती है और यहाँ भी जा सकती है, तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का आंसर आ गया HBRO। और कोई भी केस में आप चेक करोगे तो आगे का आरपी ज्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या नहीं हो पाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। For the redox reaction, the correct coefficient of the reactants for the following balanced equation, ठीक है, देखो MnO4 नेगेटिव कितने में है, +7, ये +2 में है, कितना हो गया चेंज, +5 का हो गया। C2O4 2 नेगेटिव और CO2, पहले एटम बैलेंस कर लो तो 2 CO2 हो गए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसका है +4, एक में एक का चेंज, दो में दो का चेंज, क्रिस क्रॉस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऑप्शन तो सिर्फ इतने से ही हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। For which of the following condition will favor maximum formation of product in the reaction? देखो आपको क्या देके रखी है, इंथैल्पी एक्सोथर्मिक देके रखी है, रिएक्शन यानी इंथैल्पी नेगेटिव का मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपको टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जा पाएगी, तो लो टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो बच्चों तो ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होती है जहां नंबर ऑफ मोल कम है, जहां नंबर ऑफ मोल क्या है, कम है, तो आप साफ देख सकते हो कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट में कम है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, तो आंसर आ जाएगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when initial concentration of reactant is double, the half life of a zero order reaction, बच्चा डिपेंड ही नहीं करती, अभी हमने बात की थी, T half is equals to 0.693 by K, ये कहीं ना कहीं A पे बिल्कुल ही नहीं डिपेंड कर रही, इसीलिए क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड जो हो जाएगा एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कितना हो जाएगा, अनचेंज होगा। पर ये कहानी थी फर्स्ट ऑर्डर की, उसने क्वेश्चन पूछा है जीरो ऑर्डर के लिए, तो ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला कैसे निकालना है, अभी बताया, T half is directly proportional to A की पावर 1 minus n, T half is directly proportional to A की पावर -1 - 0, तो T half कितना आ गया, A से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
मतलब अगर आप ए को आधा कर रहे हो, ए को डबल करोगे तो हाफ पीरियड भी क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड भी डबल, और ए को आधा करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आधा। आंसर आ जाएगा इज डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फर्स्ट ऑर्डर बोलता ना बच्चा तो आंसर आता डी से, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the bond dissociation energy of x2, y2 and xy are in the ratio 1, enthalpy of formation for xy is minus 1 the bond dissociation energy of x2। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, अगर x2 की मैं x मान लूं तो y2 की 0.5x हो जाएगी और xy की x हो जाएगी। बोलो, क्योंकि उन्होंने रेशियो ऐसा ही दिया है 1:0.5:1। ठीक है, अब हम रिएक्शन लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है मतलब एक ही मोल होना चाहिए, ये हो गया एक मोल फॉर्मेशन का रिएक्शन। ठीक है, हमें निकालनी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट में देखते हैं कितना है, हाफ ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ 0.5x माइनस हाफ ऑफ एक्स, क्या माइनस एक्स, यहाँ तो सिर्फ एक्स ही है क्योंकि, तो ये कितना आ गया, हाफ ऑफ एक्स और यहाँ आ गया 0.5 का आधा, यानी हो गया प्लस 0.25x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -200। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आया होगा -0.25x इज इक्वल्स टू -200। x कितना आ गया 200 अपॉन 0.25, तो ये हो गया x का वैल्यू कितना आ गया 800। हमसे क्वेश्चन में पूछा भी क्या था, x2 तो क्या था क्वेश्चन में, x था, यानी आंसर क्या हो गया 800, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The correction factor A to the ideal gas equation corresponds to, बच्चों A क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच का, तो ऑप्शन आ गया 91 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। निकाल लेते हैं तुरंत। देखिए, इसका एक ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या होता है, अगर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, अगर 4 के अंदर बच्चों याद रख लो कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, 3 होता है। बाकी के केस में आप आधा आधा घटाते जाओ, 2.5, 2.5, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1.5, यहाँ भी हो जाएगा 1.5, 1, 1, 0.5, 0.5, फिर ये कितना हो गया 0, फिर यहाँ हो गया 0। ठीक है, तो Cn पॉजिटिव Cn पॉजिटिव का आप निकालोगे तो कितना हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के हो गए आपके 6, नाइट्रोजन के हो गए आपके 7, पर अब 6 ही है, एक पॉजिटिव है तो एक निकाल दिया, 12 के लिए कितना होता है 2, यानी इसका कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2। Cn नेगेटिव का आया होगा आपका कैलकुलेट करने पे 3, इसका आया होगा 2.5 और इसका भी आया होगा 2.5, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, magnesium reacts with an element X to form an ionic compound. If the ground state of electronic configuration X is 1s2, 2s2, 2p3, the simplest formula is, देखो 1s2, 2s2, 2p3, यानी ये किस टाइप का हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अगर नाइट्रोजन हो गया तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बताओ, 3 आ गई, और मैग्नीशियम की कितनी होती है 2, क्रिस क्रॉस कर दो, फॉर्मूला हो गया Mg3N2, सही बात है, Mg3x2, क्वेश्चन में उसे x बोला है, तो 93 का ऑप्शन क्या आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयरन exhibits BCC structure at room temperature above 900 degree Celsius, it transforms to FCC structure. The ratio of density of iron at room temperature to that of 900 degree Celsius। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लेते हैं बच्चों। देखो Na और मोलर मास तो कांस्टेंट ही रहेंगे,
BCC है तो रैंक कितना होता है 2, A कितना होगा 4R इज इक्वल्स टू √3A, तो 4R अपॉन √3 लिख देते हैं एक ही जगह पर, 4R अपॉन √3 का क्यूब। और BCC का FCC का रैंक कितना होता है 4 अपॉन इसका A क्यूब कितना आएगा, A क्यूब आएगा सॉल्व कितना होता है 4R इज इक्वल्स टू √2A, तो 4R अपॉन √2, इसे लिख सकते हैं हम 2√2, तो ये हो गया 2√2 का क्यूब। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व अब आप इसे सॉल्व करना, तो 4R का क्यूब आ जाएगा और यहाँ ये कितना है। ठीक है, इसको अब अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आएगा, आप सॉल्व करोगे ना जब इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार इसे सॉल्व करने के तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधी वैल्यूज रखनी है आपको, बस प्लस माइनस करोगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following is wrong statement? Wrong statement पूछा है हमसे। ठीक है, the electronic configuration of nitrogen atom is 1s2 2s2 2x px। बच्चों पर हुंस रूल कहता है एक जैसी स्पिन होनी चाहिए पहले तो सबकी, तो ये तो गलत हो गया, तो पहला ही गलत है। An orbital is designated by 3 quantum number in which an electron in an quantum number is designated by 4 quantum number। सही बात है एकदम। Total angular momentum of an इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज 0, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है l, और l ही s का 0 है तो एंगुलर मोमेंटम भी 0, और m की वैल्यू dz स्क्वायर के लिए भी क्या होती है 0, तो ऑप्शन आ गया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉन्ड एनर्जी लेके रखी हुई है अगेन इनकी, और आपको क्या बताना है कि x का वैल्यू कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन बॉन्ड एनर्जीज देके रखी है, फॉर्मूला क्या है बॉन्ड एसोसिएशन का, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कितनी देके रखी, हाफ ऑफ x2 0.5x, अगेन इसकी हाफ ऑफ 0.5x माइनस x, और ये बराबर किसके देके रखी है -50, तो -50 आप इसे सॉल्व करोगे -0.5x इज इक्वल्स टू -50, x की वैल्यू आई होगी 100, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूट, एक मिनट, टू मिथाइल ब्यूटेन on KMnO4 gives butane 2। बच्चों 3 डिग्री अल्केन के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है ऑक्सीडेशन, पर KMnO फिर भी उन्हें किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, an alkanes can be easily oxidized to corresponding alcohol। नहीं बच्चों, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये रिएजेंट, तो ये सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो फर्स्ट सही है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा only statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, option B। next question, arrange the following carboxylic acids in the increasing order of their acidic strength। तो ये कंपाउंड्स देके रखे हैं आपको, देखो सबसे ज्यादा ऑर्थो एसिडिक होगा, कि ऑर्थो इफेक्ट होता है। ऑर्थो इफेक्ट कहता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप डाल दोगे तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा 2, फिर 3, मतलब सबसे ज्यादा ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, और फिर जिसमें कोई ग्रुप नहीं है यानी नॉर्मल, तो आंसर आ जाएगा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 2 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द कॉलम A1 विद कॉलम 1 विद कॉलम 2, तो देखते हैं। FeCl3 का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो A का तो 4 आ जाएगा, ये हो गई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो A का 4 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिडक्शन, देख लेते हैं। तो देखो रिडक्शन देखोगे तो रिडक्शन क्या हो रहा है,
AuCl3 HCHO का रिएक्शन कराओगे पानी के साथ तो Au क्या हो रहा है, Au यहाँ +3 में है या 0 में है, रिडक्शन हो रहा है तो B का क्या आ गया 1 आ गया, फिर 99 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन है द वाटर का अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है 104.5 डिग्री होता है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि उसके अंदर लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एंगल आना तो 109 डिग्री 8 था, पर रिपल्शन की वजह से एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आंसर आएगा ए एंड बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो डी आ गया 100 का डी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट, इट्स कमिंग वेरी सून।